नमस्ते स्टूडेंट्स और आप सभी को नमस्कार। जो लोग किसी क्लास में नहीं है, बस ज्ञान वर्धन के लिए अपना इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले के 2 लेसन हैं वो हम कर चुके हैं और उसको ठीक से हमने देखने की कोशिश की। इतिहास के बारे में जाना, इतिहास क्यों जानना आवश्यक है, और उसके बाद हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशर्स से जो ब्रितानी हुकूमत है वो कैसे आई इंडिया में, और धीरे धीरे कंपनी के माध्यम से शासन कैसे चलाना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट हम 1857 तक हम चले गए हैं, जहाँ तक कंपनी का बड़ा रोल था अपने आप में। किस तरह से उन्हें धीरे धीरे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे नीतियाँ बनी, और ऐसे न जाने कितने तरीके आजमा के अंग्रेज़ों ने और भारत में हुकूमत की, प्रत्यक्ष तौर पर कहीं डायरेक्ट थे, कहीं इनडायरेक्ट थे, मिला जुला के उन्होंने एक बड़े हिस्से पर लगभग जाके हमने देखा 60% से अधिक हिस्से पर उन्होंने अपना कब्ज़ा बहुत अच्छे से जमा लिया था। और ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत नया किस्म का था, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि 1857 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 63% टेरिटरी पर और 78% जो पॉपुलेशन पर कंपनी का डायरेक्ट रूल था, ये ध्यान रखें। तो ये बड़ा अपने आप में हिस्सा है, 73% पॉपुलेशन के ऊपर राज करना। चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे और किस तरह से चीज़ें हुई। इस तीसरे लेसन में, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ग्रामीण क्षेत्र पर माफ़ कीजिए शासन चलाना। तो ये ग्रामीण इलाके जो रूरल एरियाज़ हैं उसको लेकर ध्यान है, इसमें खास फोकस किया गया है। चलिए हम एक साथ पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बात की गई है। पेज नंबर 26 पे ही हैं, आप लोग आइए देखें। चित्र 1 आपको यहाँ दिख जाएगा, शुरुआती यहीं से है। चित्र 1, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। तो देखिए, कई बार मैंने जैसे कि बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जो घटनाएं होती हैं, सन एक साइड लिख लीजिए और उसके अगल साइड में घटनाएं, जो हुई घटनाएं घटी उसको लिख लीजिए। तो एक साइड सन, दूसरी साइड घटनाएं जो प्रमुख हुई। तो जैसा कि 1765 में हुआ, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा 1765 में किस शासक ने, किस ब्रिटिश शासक ने बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण की, ये हो सकता है। या उल्टा बन जाएगा प्रश्न, किस मुगल बादशाह से रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण की। कई तरह से प्रश्न बन जाता है। कौन से सन में की, तो 1765 मिला जुला के ऐसे प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको बताया कई तरह से ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप ठीक से इसलिए पढ़ें। तो देखिए, तस्वीर भी बिल्कुल देखी जा सकती है किस तरह से ये दीवानी जो ग्रहण कर रहे हैं उस तरीके से दी जा रही है मुगल बादशाह के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। देखिए, ये एक अच्छा मिसरेण आपको याद रहे। तो औपचारिक तौर पर बंगाल को दे दिया गया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। तो देखिए, इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करते थे। तो यहाँ स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पे। और देखिए, अपना पर्सनल फोटोग्राफर मतलब चित्रकार भी रखते थे वो, जो चित्र बनाते थे। तो ये शान शौकत होती थी उन लोगों की, अक्सर करते भी थे। राजा महाराजा लोग जो है, या किसी भी देश के शासक जो होंगे, आप देखेंगे जो डेमोक्रेटिक नहीं है ज़्यादातर वहाँ पर मिलेगा, बड़े शौक से रहते हैं अपने आप को, बहुत पैसा उड़ाते हैं, जनता का होता है। चलिए आगे। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। तो देखिए, उनको अपना बिजनेस भी आगे बढ़ाना था, और देखिए सोर्सेज भी बढ़ाने थे कि और पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कहाँ से हो जाए। इन चीज़ों के लिए वो तरीका ढूंढ रहे थे।
चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 27। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यानी अपने आप में उनका क्रूशियल रोल था, निर्णायक भूमिका थी, इंपॉर्टेंट थे वो भी। कहने का मतलब है, ध्यान रखें, हाँ, उनको जीत कर ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर स्थानीय लेवल पे, मान ली लोकल लेवल पे लोग आपके खिलाफ हो जाए, आप कितनों से लड़ेंगे, सब अगर आपके खिलाफ हो जाए तो ये चालाकी की अंग्रेज़ों ने, दिमाग लगाया अपना। चलिए आगे, यह काम कैसे हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। अपनी मर्जी कैसे, नील के बारे में आपने सुना है, सुना होगा, नहीं सुना आप देखिए, नील की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती, और कई चीज़ों की जो अपने उनके फ़ायदे में के लिए होती थी। चलिए आगे, कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। देखिए भारत तो था ही अपना एक, आज भी देखेंगे बांग्लादेश जो बटा है वहाँ बांग्लादेश वाले हिस्से में सूती का कितना अच्छा व्यापार होता है, वो हिस्सा तो पहले भारत का ही था। तो ये है, आज भी जो बचा हिस्सा बंगाल का भी वहाँ होती है, उन हिस्सों से ज़्यादा जाता था। चलिए आगे, इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन जाने वाली चीज़ों का, माफ़ कीजिए, ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। देखिए अब सोने चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रह गई। तो देखिए क्योंकि पूरा हिस्सा आ गया इनके पास में, पैसा भी कमा रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं उसी पैसे से। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। देखिए, है ना, जबरन बेचनी पड़ती थी और जाए क्या। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़, चलिए पेज नंबर 28 पर देख लेते हैं, रही थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले पिछले पेज पे यानी 27 पे देख लेते हैं। कुछ चित्र है, एक चित्र नंबर 2 देखा जा सकता है। चित्र 2, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद की एक साप्ताहिक हाट। तो यहाँ देखा जा सकता है हाट है शब्द, आज भी चलता है हाट शब्द। तो नीचे देखेंगे इस तस्वीर के माध्यम से दिख रहा है आपको मुर्शिदाबाद का ये तस्वीर चित्र बनाया गया है। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। तो देखिए 1770 का जो हुआ था अकाल, बहुत इसकी वजह से 1 करोड़ लोग, बड़ी संख्या है, देखिए लोग मर गए थे। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो देखिए जैसा कि बता चुके हैं, घटना तारीख याद रखें, लिखते मतलब सन 1793 और घटना आपको पता है, स्थायी बंदोबस्त लागू हो जाना, और बाकी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, इसलिए ये ज़रूर करें ऐसा। चलिए आगे, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। तो देखिए फिक्स हो गया था अपने आप में। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। ये कुछ हिस्सा जो फिक्स है वो दे देंगे और बाकी कुछ अपने लिए काम में लाएंगे और खेती में सुधार भी करेंगे। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे।
इसकी पॉसिबिलिटी भी थी अंग्रेजों के हिसाब से। चलिए आगे, समस्या। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो देखिए ऐसा भी होता था, जो चुका नहीं पाते थे, यानी बहुत ज़्यादा थी वो रकम। आगे बढ़े, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व वृद्धि नहीं कर सकती थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार देख ले ऊपर चित्र 3, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये भी देख, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया था उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो देखिए ये भी है 1793, यानी कि जब लागू हुआ था तब कौन थे? गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान रखें। चलिए आगे, स्रोत बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। तो आपको लेफ्ट साइड पे नीचे दिख रहा होगा। ये बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी: बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? ना ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो देखिए एक स्थिति नज़र आ रही है यहाँ पे। आज भी बटाई जैसे शब्दों का प्रयोग आप सुन सकते हैं, गांव में अक्सर मिलता भी है सुनने को, आज भी दी जाती है। ये कुछ उदाहरण है जो पहले तो बड़े स्तर पे थे ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ से था हमने छोड़ा था। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी अपनी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का, चलिए पेज नंबर 29 पर, खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। देखिए नहीं, रुपया कमाने में लगे थे, बस उनको पैसे से मतलब थे, भूमि सुधार से कोई मतलब नहीं था। कौन सी फसल होगी, ज़मीन अच्छी करनी है, कुछ नहीं ऐसा। चलिए आगे, दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी थी। क्यों नहीं? देखिए उनको दबाया जा रहा था, उनको लग रहा होगा उनके साथ गलत हो रहा है। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। तो देखिए आज भी ऐसे के शब्द आपको मिल जाएंगे। उस वक्त के चले शब्द महाजन जो है, तो उस वक्त कर्जा लेना पड़ता था महाजनों से भी, है ना, सूदकार जिन्हें कहते हैं, सूद पे पैसा देते थे। आगे देखिए, अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है? क्योंकि देखिए सैनिक भी उसके बढ़ ही रहे होंगे संख्याओं, उनके भी खर्चे थे उनके हिसाब से, तो आय के और उस ढूंढ रहे थे कि और इनकम कैसे आए। चलिए आगे, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। देखिए ध्यान रखें, जो उत्तर पश्चिम के जो प्रांत थे बंगाल प्रेसिडेंसी का, आज का उत्तर प्रदेश का हिस्सा के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ईयर याद रखें और ये घटना। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, महाल जिन्हें कहा जाए, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। देखिए क्या तरीका अपनाया था इन्होंने। तो ग्राम समूह था, वो गांव के समूह को महाल कहते थे, ये ध्यान रखें।
इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। देखिए, इसको ध्यान रखें नाम। चलिए आगे, मुनरो व्यवस्था, इसको देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। ये नाम ध्यान रखें, यहाँ पर दक्षिण भारत की बात है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों को इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। इसलिए उनका तर्क था कि माफ कीजिए, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, पहले के जमींदार नहीं थे, ट्रेडिशनली जो कहा जाए। इसलिए उनका आर्गुमेंट था, तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे। तो इन्होंने डायरेक्ट अब किसानों से, देखिए इससे पहले व्यवस्था में क्या था, महालवाड़ी में मुखिया से, यहाँ डायरेक्ट किसान। उससे पहले क्या था, जब हमने स्थायी बंदोबस्त देखा था, उसके अंदर व्यवस्था थी जो ज़मींदार थे उनसे। तो तीनों में एक मुख्य अंतर आप ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देख ले ऊपर जो कुछ रह रहा है। अब महल का मतलब देख ले, ऊपर बताया गया है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। ध्यान रखें, नीचे चित्र 4 देख लेते हैं। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो की फोटो देखिए, ये देखिए 1819 से 26 के बीच था शासक। तो मद्रास का गवर्नर जनरल था, गवर्नर था माफ कीजिए वो टॉमस मुनरो। ये आप देख सकते हैं कब से कब तक था, तो 1819 से 26 फोटो उसकी दी हुई है, उसको देख लें। चलिए अब आगे चलते हैं। राजस्व, अगले पेज नंबर 30 पर। आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, यानी इस सर्वे एक तरह का सर्वे होना चाहिए। मुनरो का मानना यह था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए है ना, उनको पिता अपने आप को मार के चल रही है, पिता की तरह वो देखे और इस तरह से अपने लोगों को दिखना चाहिए। यह अलग तरीका अपनाया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्या दिखा देने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी उम्मीद के मुताबिक मामला नहीं हुआ जैसा सोच रहे थे अंग्रेज। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फैसले भी, माफ़ कीजिए फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक अंग्रेज कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। तो देखिए अफीम और नील की जबरदस्ती खेती करवाते थे। इसके बाद लगभग 150 साल तक, 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। तो देखिए अब उनके दिन अब वो अलग तरीके से अपना कराने लगे और यानी कि 18वीं सदी के आखिर से ये मामला ज़्यादा जोर पकड़ने लगा था। तो किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। तो देखिए यहाँ पे खास जोर दिया जाने लगा, ध्यान रखें। यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसे ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। देखिए आप देख सकते हैं अपने बगल में चित्र 5 और 6 में। चित्र 5 एक कलमकारी छापा, 20वीं सदी भारत की बात है ये। चित्र 6 मॉरिस कॉटन छापा, नाम है देखिए, है ना, एक कमलकारी है और एक कॉटन छापा, 19वीं सदी का उत्तरार्ध, इंग्लैंड। तो पढ़ते हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये कलमकारी छापा है ये,
दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। तो वो कवि थे, यदि उनके नाम पर कई बार पूछ सकते हैं किनके नाम पर था, तो ये कवि थे, उनके नाम पर था विलियम मॉरिस के मॉरिस कॉटन छापा। मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का अगले पेज 31 पर इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिए, जो छापा नील है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। इंपॉर्टेंट बात है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। चलिए आगे। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिए, यानी कि लंबे समय से भारत के नील का इस्तेमाल हो रहा था। बताइए, ब्रिटेन, फ्रांस और जो थे उनके जो कपड़ा उत्पादक थे इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। तो देखिए, वहाँ के अपने जिस देश के प्रोड्यूसर्स हैं, व्यापारी हैं, वो तो चाहेंगे उनका सामान बिके, बाहर करना है, क्योंकि उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाएगा इससे। तो वो चाह रहे थे, इसलिए दबाव डाला उन्होंने, उस समय प्रेशर डाले। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। देखिए, बागान का मतलब है समझा रखा है, राइट साइड में देखें आप। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषयों में बागानों का जिक्र किया जाता है। अक्सर आपको भी सुनने को मिलेगा ये, आप देखें सर्च करके, कुछ पिक्चर्स देखें उसकी। तो देखिए धीरे धीरे कितना फैलाव हो गया नील का। चलिए आगे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब वो कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? चलिए आगे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। तो देखिए, नील की मांग बढ़ी थी यूरोप में। चलिए अगले पेज 32 पर। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। देखिए कितना बड़ा हिस्सा है, लगभग पूरा। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए।
लगा लिए, माफ़ कीजिए, जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। चलिए आगे, नील की खेती कैसे होती थी? तो देखिए बहुत बड़ा हिस्सा जो अधिकारी भी थे वो भी आ गए इस क्षेत्र में, बड़ी कमाई थी समय में, डिमांड भी थी, आप जानते हैं। आगे, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पे में नील का उत्पादन करते थे, यानी अपनी जमीन पर ही। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरी को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। चलिए अब अगला बिंदु देखते हैं, निज खेती की समस्या, प्रॉब्लम क्या थी? बागान मालिकों ने निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी, ठीक है, उनको मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। जाहिर सी बात है, जहाँ लोग रह रहे हैं आपकी ज़मीन छीन कर देखिए वहाँ नील होगा, नील की उत्पादन होगा तो गलत लगेगा ना। चलिए आगे, मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। चलिए आगे जाने से पहले किस चित्र देख ले, ऊपर आपको चित्र 7 दिख रहा है। सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी, स्कूदोलस्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। देखिए वहाँ नील और चीनी का हुआ था उत्पादन। इन बागानों में काम करने वाला अफ्रीकी गुलाम, देखिए गुलाम का मतलब नीचे समझाया गया है, स्लेव जैसे कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी की तरह। जैसे आपके मान लीजिए घर है ना, ऐसा आपकी प्रॉपर्टी, उस तरह से गुलाम जो कि मनुष्य होते थे, ध्यान रखिए, वो संपत्ति हो जाते थे। होता है गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है, जो मालिक कहेगा वही उसे करना होता है। चलिए ऊपर और पढ़ते हैं आगे। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्हें बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। ये कोई कितना सहन करेगा? बगावत हुई है इतिहास में कई, और जुल्म बढ़ता है तो आता ही कोई ना कोई उठ के आता है लीडर। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। चलिए आगे और देखते हैं। तो मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत अगले पेज 33 पर थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है, देखिए बीघा का मतलब समझाया गया यहाँ पे, बीघा ज़मीन की एक माप है ये। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। 1/3 एकड़ में 1 बीघा, इस तरह से उन्होंने तय कर दिया। तो बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो देखिए कम प्रतिशत था इसका, 25 था, बाकी 75 इसी का था। चलिए आगे देखते हैं। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे।
इस तरह का अनुबंध करते थे वो। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नकद और कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा। चलिए अगले पेज पे जाने से पहले यहाँ के देख लीजिए चित्र दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। पे चित्र 8 आपको दिख रहा है राइट साइड पर। यहाँ पे 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए बंगाल में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे, तो यही अक्सर किया करते थे। चित्र 9 भी आप देख सकते हैं नीचे। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर, तो देखिए यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है इस माध्यम से, और यही तरीके होते थे। चलिए अब अगले पेज पर आगे पढ़ते हैं। तो वही चक्र दोबारा पेज नंबर 34 पर। चलिए आगे से बढ़ते पेज नंबर 35 पर इसके बारे में शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्ज़ों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्ज़ों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। देखिए यानी ज़बरदस्ती एक तरह की थी, वो मजबूर करते थे। चलिए आगे। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। तो देखिए उससे यानी कि जो उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जो फर्टिलाइज होता है जो मिट्टी, वो ख़राब हो जाती है, वो यूबरस अब नहीं रह पाती है। चलिए आगे। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार ये प्रोसेस पूरा जान लेते हैं कि नील का उत्पादन कैसे होता था। तो इसको अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 34 पर। पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया है हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। चलिए देखते हैं। बीटर वाट आपको यहाँ पे एक तस्वीर में दिख रहा होगा। चित्र 10 देखेंगे पूरा आप। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम सिम्पसन का चित्र, तो 1863 में उन्होंने बनाया था। चलिए पढ़ते हैं। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। तो देखिए यहाँ पे तस्वीर में ऊपर आपको एक हिस्सा दिख रहा होगा, बहुत अलग अलग जो बने हुए हिस्से, उसमें एक आप देखेंगे वो हौद लिखा हुआ है, वेट है ना, ऊपर किड़वन लिखा गया है, जिसे फर्मेंटिंग भी कहेंगे इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इनकी ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किड़वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किड़वित हो जाते थे, यानी फर्मेंटेशन जो इनका हो जाता था, एक बार फर्मेंटेड हो जाते थे, तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। चलिए आगे। दूसरे हौद बीटर वाट, ठीक है, इसको बोलेंगे बीटर वाट, सेकंड वाट जिसे कहा जाए, में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथारण कुंड जिसे हम कहा जाए, तो इस सेटलिंग कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। चलिए इनसे चित्र 13 में देखते हैं। अब बिक्री के लिए नील तैयार है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बिल्कुल तैयार है यहाँ पे बिकने के लिए।
यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। तो देखिए, आपको देखो सारे प्रोसेस फोटो में दिख जाएंगे। एक एक करके चित्र आपने 10 देखा है, चित्र 11 देखें। यहाँ पे दो औरतें आपको दिख रही हैं। नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी, तो ये औरतें लेके जाती थी। चित्र 12 देख लीजिए, हौद में घोल हिलाने वाला। तो देखिए, घोल भी कोई हिलाता था ना, कि एक का तो काम होता था। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट इस किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। देखिए, तो वाट का मतलब यहाँ पे बता रखा है कि वाट हम किसे कहेंगे। तो वही जो किण्वन जो हमने बताया फर्मेंटिंग है, वही जो है ना, इकट्ठा करने का अपने आप में एक पात्र है, वेजल है कह लीजिए। चलिए चित्र 13 देख लेते हैं। तो ये आपने बताया, आपने देखा इस पर कि इसमें कैसे इकट्ठा करके बेचने के लिए फाइनली तैयार हो रही है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता, आप देख लीजिए। चलिए अगले पेज पे जहाँ से छूटा वहाँ से देखते हैं। नील विद्रोह और उसके बाद, यानी इसे आप कह लीजिए ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। चलिए पढ़ते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। तो देखिए, बहुत बड़े हिस्से में रैयतों ने मिलकर मना किया है। ये सन याद रखें, घटना जैसा कि मैंने बताया, एक जगह घटना, दूसरी जगह जो क्या घटना थी उसके बारे में लिखे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। देखिए, औरतें भी आई थी इसमें। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसा हुआ। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। तो उनको भी बहुत पीटा गया लोगों के द्वारा। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो देखिए, दोनों के प्रति जो ये थे, जो लाठी बिल्डिंग थे, उनके खिलाफ वो जाएंगे और वो डरेंगे नहीं। देखिए, फैसला किया। अक्सर देखिए, जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो लोग बगावत करते भी हैं। चलिए आगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। देखिए, अपने आप में ऑपरेसिव थी ये बहुत ज़्यादा। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी होता है। ऐसा है कि सब लोग बगावत ही करते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि हर बार लोगों ने किया। एक समय आता है, वो कभी कभी आता है, वो देखने को मिला इतिहास में, आज भी मिलता है अक्सर। यानी कि हमेशा जाग जाते लोग, एक टाइम के बाद तो समय के लिए जागते हैं, कोई खास इंसिडेंट होता तब। चलिए आगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों ने जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। तो देखिए, वही परेशान थे अब जमींदार भी। चलिए आगे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। तो यहाँ तक लगा था अंग्रेजों को। तो 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। तो देखिए, वो तो हो चुका था 1857 का, आपको सुना ही होगा आपने भी, 1857 की क्रांति। उसके बाद में ये हुआ। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावती खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया। चलिए अगले पेज 36 पर जाएगा।
तो देखिए बाद में लेफ्टिनेंट का ऑर्डर भी आया और उन्होंने कहा मजबूर नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले यही स्रोत 2 पे जो लिखा है उसको हम देख लेते हैं। इसमें एक हिस्सा है नील गाँव का एक गीत। तो देखिए गीत के माध्यम से जैसा कि हम जान चुके हैं, हाँ ये पेश करते हैं, अपनी बातों किया करते हैं, आज भी होता है, इतिहास में भी होता था। देखते हैं इसको। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था। मौला हाथी के बागान मालिकों की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं जाएंगे। अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे संघर्ष की जो बुनियाद पट रही है उसके बारे में है कि वो लोग तैयार हो रहे थे, मन बना रहे थे अब खिलाफ में, इस जो गलत हो रहा था उनके साथ, उनके अगेंस्ट में बोलने के लिए। चलिए पेज नंबर 36 पर हम देखते हैं। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया, तो उन्होंने अलग ढंग से इसको लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील ज़िलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर ज़बरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। तो देखिए वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, वो इस माध्यम से लिख रहे थे इस घटना को। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। तो ये देखिए नील आयोग भी बना था, और यानी कह लीजिए इंडिगो कमीशन, और स्पेलिंग आप देख लें, INDIGO, इंडिगो है। तो इंडिगो कमीशन ये इन्होंने बनाया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। देखिए अब आर्टिफिशियल कलर्स आने लगे, फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा नहीं हो गया अपने फ़ायदे के सौदा। चलिए आगे। फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बिहार से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये बहुत फेमस आंदोलन था महात्मा गांधी का। स्रोत 3 देखें। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। आई वुड रेदर बैग देन शो इंडिगो। चलिए इसे पढ़ते हैं। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष। तो देखिए आपके लिए भी हो सकता है कि कौन अध्यक्ष नील आयोग के। WS सीटन कार, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री शाले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। तो देखिए ये सबूतनामा है नील आयोग रिपोर्ट का, खंड 2 है। चलिए आगे बढ़ने से पहले गतिविधि देख लें। कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। WS सीटन कार आपसे पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा? तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है मनाही करेंगे, क्योंकि ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, इसकी वजह से धान, देखिए ज़रूरी चीज़ें हैं, बस तो खाने के लिए धान नहीं रहेगा तो क्या नील की खेती उगाएंगे, है ना। ये अपना में घाटे का सौदा ही था, उससे लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान हो रहा था।
तो हो सकता है मेरा जवाब हो यहाँ पर कि मैं उन्हें मना करूँ कि किसी भी सूरत में यहाँ पे तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इससे भारी नुकसान है। हो सकता है आपका आंसर कुछ और आप भी सोचें, हो सकता है आप समझौता कर लें इसमें। आप कहें कि नहीं, आप कम रेट में जो कम रेट में आप इसको ले रहे हैं वो रेट बढ़ा लीजिए, या फिर जो ये भी हो सकता है कि खेत में मान लीजिए जहाँ पे नील हो रहा है उसमें कुछ हिस्सा फसल भी उगाने दे आपको, धान वान ये सब। तो बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, आप भी इस पर सोच सकते हैं ज़रूर। एक आंसर नहीं है इस पर, आप फ्री हैं अभी सोचने के लिए, ज़रूर सोचें आप। और चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के शेयर करें। चलिए पेज नंबर 37 पर आते हैं और देखते हैं। देखिए बॉक्स में है अन्यत्र, जहाँ ये वाला हिस्सा है एल्सवेयर आपको दिख रहा है। वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन, इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज। तो ये कैसे था देखते हैं इसको। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। तो देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं चित्र 14 में, इसके नीचे लिखा है कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित बागानों में नील का उत्पादन। इसकी तस्वीर में आप देखिए, कोशिश करें देखने की। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। दाएं से दूसरा देखें, पीछे से है ना, दाएं से दूसरे में 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचे में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। देखेंगे आप, देखिए वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, तो वहाँ भी नज़र घुमाए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए ऐसे इनको रखा जाता था। चलिए अब हम आते हैं अपने फिर से याद कर, यानी लेट्स रिकॉल। अब प्रश्नों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो देखिए 4 यहाँ पे दिए गए हैं। रैयत, तो आप देखेंगे रैयत का, तो इसके किसान थे, यानी दूसरा है। महाल देखेंगे, तो महाल क्या थे, ग्राम समूह थे महाल। तो ग्राम समूह का वहाँ पर उदाहरण भी देखा था आपने, मेरठ के साइड का एक पूर्वी भारत का एक एग्जाम्पल दिया गया था यहाँ पे किताब में। चलिए आगे निज वाला देखें। तो निज का आप देखेंगे बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, तो उनकी अपनी ज़मीन पर है, यानी कि कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड। चलिए निज के बाद रैयती पे अब देख लेते हैं। तो रैयती का बचा है जैसा कि रैयतों की ज़मीन पर खेती। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान भरें। का यूरोप में वुड उत्पादकों को खाली स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो देखिए नील है इसका उत्तर। आप जानते हैं नील से जो आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था वुड उत्पादकों को, डर था उनको। चलिए 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खाली स्थान के कारण बढ़ने लगा। तो देखिए ये हुआ था कपास का जो उत्पादन था उसमें विस्तार के कारण, यानी जो कॉटन उगने लगे, भारी मात्रा में कॉटन का जो है वो पहुंचने लगे थे, और इसकी वजह से देखिए नील की मांग बढ़ रही थी। चलिए गा देखते हैं पेज नंबर 38 पर 38। खाली स्थान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो वो देखिए वो कृत्रिम थे, है ना, कृत्रिम जो नील थी उसके कारण उनको बहुत नुकसान हुआ था। चलिए डी यानी घा पे चंपारण आंदोलन खाली स्थान के खिलाफ था। तो देखिए जो नील बागान मालिक थे उनके खिलाफ था ये, गांधी जी थे इसका नेतृत्व किया था, आपको जहाँ तक बात की थी हमने। चलिए आगे देखते हैं, आइए विचार करें। तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए 1793 में इसे लाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था जहाँ तक हमको पता है, और हमने बात भी की थी किताब के अंतर्गत। और उनमें राजस्व और तालुकदार को बनाया गया था। ये लोग थे जो ज़मींदार के तौर पर थे, जिन्हें काम दिया गया था किसानों से वो जो लगान है यानी रेंट है वही लेंगे और कंपनी को देंगे, और वो फिक्स हो गया था अपने आप में, जहाँ तक आपको याद हो। और इसके अलावा आपको पता है कि ये दोनों तो यही कहला रहे थे। ज़मींदार कौन कहलाएगा, यानी कि तालुकदार और राजस्व कहलाएंगे। और एक फ़िक्स हो गया था, परमानेंट फिक्स हो गया था ज़मींदारों के लिए कि उन्हें कितना अमाउंट देना है। ये एक बात थी। और एक और ख़ास बात थी कि ये फेल भी हो गया था, क्योंकि जो रकम उन्होंने फ़िक्स किया था बहुत ज़्यादा थी अपने आप में, और ज़मींदार उतना रकम
हाँ, खुद वो उतना बना नहीं पा रहे थे कि उतना दे पाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा उन्होंने लगान घोषित किया था अंग्रेज़ों ने। तो ये भी एक बात थी। और एक और बात थी, आपको पता हो तो, कि अगर लगान नहीं चुका पाते थे ज़मींदार तो उनको अपनी ज़मीनें गंवानी पड़ती थी। तो ये भी एक दिक्कत थी उनके साथ। ये कुछ बातें थी। चलिए 4 पर आते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो देखिए, जैसा कि हमने बात किया था, हॉट मैकेंजी का नाम लिया था 1822 में, हाँ, जिनकी अनुशंसा से, हाँ, रिकमेंडेशन से आया था। वहीं परमानेंट वाला सेटलमेंट जो है, ये स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। और आप देखेंगे महालवाड़ी के अंदर जो मुख्य केंद्र था वो गांव थे, कि गांव के माध्यम से किया जा रहा था। और ऐसा कुछ स्थायी बंदोबस्त में ऐसा नहीं था, गांव को कोई केंद्र नहीं बनाया था। और देखिए, महाल का मतलब हमने बताया था गांव का समूह, जो पीछे हमने बताया भी इसका मतलब भी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे आवधिक रूप से था, रेवेन्यू था वो फिक्स था, जो राजस्व दिए जाना था। लेकिन वो समय समय पर था कि और क्या किस टाइम, मान लीजिए फसल अच्छी हुई, उसी टाइम से रेट मतलब चेंज होते रहते थे कि इस बार कितना दिन है, अगली बार कितना दिन है। लेकिन वहीं आपको पता है जमींदारी व्यवस्था फिक्स था बिल्कुल, कि आपको इतना ही देना था। उसकी वजह से वो फेल भी हो गया था बहुत। और एक और बात थी, देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम था राजस्व का, वो गांव के मुखिया का था, हेडमैन, विलेज हेडमैन का था। लेकिन वहीं वहाँ पे राजस्व तालुकदार का था, जो स्थायी बंदोबस्त में था। जो अपने आप में राजस्व लेना था, वो काम उनको दिया गया था, जमींदारों को। उम्मीद है आप समझ गए। थोड़ा आप किताब में भी जाके देखें और अच्छे से दिया गया है। चलिए 5वां प्रश्न। राजस्व निर्माण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। तो देखिए, एक चीज़ तो ये थी कि जो कुछ राजस्व मांगा जा रहा था अपने आप में, वो अपने आप में किसानों के लिए बहुत मुश्किल था उसे अदा करना। और मुश्किल था अपने आप में इतना, क्योंकि फिक्स कर दिया गया था उसे। और दूसरा देखिए, गांव तो चुका पानी, पेज नंबर आप देखेंगे, इसका उत्तर 30 पर दिया गया अच्छे से। दोनों समस्याएं बताई गई हैं। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये आगे मैंने जोड़ दिया। हालांकि 2 आपको मालूम चल गए कि ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। ये पहली दिक्कत आ रही थी। और ये गांव वाले खुद भाग रहे थे और इसकी वजह से, क्योंकि दिक्कत आ रही थी। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? देखिए, एक तो उनको कम कीमत दी जा रही थी, जो उनका कीमत अदा की जा रही थी वो कम की जा रही थी, यानी कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे थे अंग्रेज। और अपने आप में कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था ये, कि बहुत इससे फ़ायदा हो रहा है। और एक तो भूमि का आपको पता है कि इससे ज़मीन कितनी ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा था, ना उससे बाद धान की खेती कर सकते थे, क्योंकि ज़मीन बेकार हो जा रही थी। तो ये मुख्य वजह ये थी। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। किन परिस्थितियों में बंगाल में नीम का उत्पादन धराशायी हो गया? तो हमने देखा उसके अंतर्गत कि आगे चल के उन्होंने मना कर दिया था। ये ज़मीनें तो बेकार हो ही रही थी उससे, आपको पता ही है। और आगे कोई फ़ायदे का सौदा था ही नहीं अपने आप में, और लोग शहर चले गए। और आपको यही पता है कि 1859 में जो ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, अपने आप में विद्रोह एक तरह का बड़ा रूप नहीं ले पाया था, क्योंकि जो ईडन थे, हमने बात की थी जनरल ने, उसके ऑर्डर से ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। तो इसमें जमींदारों ने भी साथ निभाया था, आपको पता हो तो। आपने देखिए जाके पूछे, इसमें लिखा हुआ है कि जमींदार भी इसमें साथ थे, और किसान जमींदार सब मिल के इसके खिलाफ थे। बाद में एक इंडिगो कमीशन ही बना था, नील आयोग जिसे कहते हैं, और उसने माना कि अपने आप में कि ज़बरदस्ती हो रही थी उनके साथ में, और ये गलत था, और उसे रोकने के लिए भी कहा गया। तो इस तरह से देखिए, उनको शहर वापस जाना पड़ा बंगाल से जाके। जो प्लांटर्स थे सारे शहर से चले गए, बिहार की तरफ चले गए, फिर आपको पता है। फिर चलिए आइए करके देखें। 8वां, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। देखिए, आप सोर्सेज से जानिए, नेट से आसपास कोई बड़े बुजुर्ग आपको बताएं, या नेट से आपको अच्छी सुविधा मिल जाएंगी, जानकारी लें फ्रॉम पे, यूट्यूब से। 9वां, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानता या फ़र्क थे। देखिए, काफ़ी अच्छा एक एक्सरसाइज आपके लिए हो सकता है ये, आप प्रोजेक्ट बनाए तो आप इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं।
और चाहे हमारे साथ शेयर भी करें इसके बारे में, अच्छा लगेगा। और आप जितना नॉलेज लें उतना सही है। चलिए आइए एक और हिस्सा जिसमें लिख लेते हैं। आइए कल्पना करें, एक किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है। बागान मालिक और उस किसान के बीच बातचीत की कल्पना कीजिए। किसान को राज़ी करने के लिए बागान मालिक क्या कारण बताएगा? किसान किन समस्याओं का जिक्र करेगा? इस बातचीत को अभिनय के ज़रिए दिखाएं। काफ़ी अच्छा आपके लिए एक्सरसाइज हो सकता है। जो लोग स्कूल में हो, आपस में मिल के आप अगर ऐसा एक रिहर्सल करें आपस में, हाँ इसको लेकर ये चीज़ें कैसी घटती थी उसको लेकर एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है अपने आप में। और सिचुएशन को इमेजिन करना वो किस तरह से होता था। तो इस तरह से इस पाठ का अंत होता है इस अध्याय का। उम्मीद है आपने इसमें कुछ बहुत अच्छे से इसमें जाना हो, इंटरेस्ट लिया हो और आपको अच्छा लगा। इसके बारे में और आप जानकारी जुटा सकते हैं। देखिए एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और भी। तो इसी के साथ हम अंत करते हैं इस पाठ का। आप अच्छे से रहें, समय का अच्छा उपयोग करें, पढ़ते रहें, समझते रहें और ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू। और आप अपने फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, आपको जहाँ लग रहा है। हाँ, ऐसा बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।